हेलो। हेलो। देखिए, आपका साक्ष्य नियम चल रहा था और उसमें आपका कन्फेशन बताया गया था, यानी कि संस्वीकृति। और तत्पश्चात आपका काइंड्स ऑफ कन्फेशन बताया गया था, यानी कि संस्वीकृति के प्रकार। प्रकार से भी क्वेश्चन बना है। आपको बताया गया जुडिशियल कन्फेशन के बारे में, आगे भी फिर बताया जाएगा इसको। इसके बाद गैर न्यायिक, यानी कि आपका एक्स्ट्रा जुडिशियल। इसके बाद जो पिछली बार क्वेश्चन यूपी में आया है, स्वयं से की गई संस्कृति, यानी कि क्या कोई अपराध का अभियुक्त व्यक्ति स्वयं से कन्फेशन कर सकता है कि नहीं? तो आपका जवाब रहेगा कर सकता है। ये क्वेश्चन पिछली बार यूपी एपीओ में आया था। इसके बाद अब हम सेक्शन तोड़े थे और आपका बताया गया था, बैठे हो दो लोग, आपका बताया गया था कि 24 से लेकर सेक्शन 30 तक आपका कन्फेशन के बारे में प्रावधान किया गया है, ये याद रखना है। सबसे पहले आपका जो सेक्शन है उसको अलग अलग कर लिया जाता है। अलग ऐसे करना है कि 24 और 25 बच्चे एक जगह कर लेना है। फिर आपका 28, 29 और 30 एक जगह कर लेना है। और दो धाराएं 26 तथा 27 है, इसको एक जगह कर लेना है। देखिए, आपका जो ग्रुप हमने बनाया है पहले उसके बारे में बता दें। अगर किसी अभियुक्त ने अपना अपराध स्वीकार किया है और वह मामला 24 या 25 में आ जाता है, तो अभियुक्त द्वारा किए गए कन्फेशन का कोई महत्व नहीं होता। अब कैसे क्या डायरेक्टली बाद में बताया जाएगा। यानी कि 24 और 25 के तहत जो कन्फेशन आ जाएगा वह इरिलेवेंट होगा, विसंगत होगा, अर्थात अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य में प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसके बाद दूसरा ग्रुप आपका याद रखना है, सेक्शन 28 याद रखना है, 29 और 30। इस ग्रुप को देखिए। अगर किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति ने अपना अपराध एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है, और अगर वह उसका जो कन्फेशन है, संस्वीकृति है, अगर वह इन धाराओं में आ जाए, 28 में, 29 में या 30 में, तो वह संस्वीकृति उस अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य में सुसंगत होगी, यानी कि साक्ष्य में पेश की जाएगी और साक्ष्य उसके विरुद्ध वह संस्कृति
साक्ष्य में प्रयोग की जाएगी, यानी कि रेलेवेंट होगी। कौन कौन सी धारा तोड़ लेंगे? 28, 29 और 30। अब आइए दो सेक्शन देखा जाए और लास्ट में 26 और 27। 26 और 27 में एक सिद्धांत है, हो सकता अभी पूछा नहीं गया है, लेकिन पूरा चांस है पूछने का, क्योंकि पिछली बार झारखंड ने ऐसा क्वेश्चन आपका कॉन्ट्रैक्ट में बनाया है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, यानी कि पृथक्करणीयता का सिद्धांत संविदा अधिनियम की किस धारा में है, तो बताया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बताया जाएगा, फिर कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ समाहित है। लेकिन अभी एविडेंस में सामान्य बातें देखनी है कि पृथक्करणीयता का सिद्धांत आपका 26 में भी है और 27 में। कैसे 26, 27 में है? यानी कि कुछ भाग आपका रेलेवेंट होगा, सुसंगत होगा, और कुछ भाग विसंगत होगा, अर्थात उचित नहीं होगा, इरेलेवेंट होगा। इसी को हम पृथक्करणीयता का सिद्धांत कहते हैं। कुछ बातें सही और कुछ बातें क्या गलत। तो 26 में अगर पुलिस अभिरक्षा में होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से अपराध स्वीकार किया जाता है तो वह विसंगत होगा। लेकिन पुलिस कस्टडी में रहते हुए किसकी साक्षात उपस्थिति कल बताई गई थी? मजिस्ट्रेट की। और साक्षात उपस्थिति का मतलब बताया गया था उसी कमरे में मजिस्ट्रेट का होना कि बाहरी। और इसी को एक लाइन में कौन सा कन्फेशन हमने बताया था? जुडिशियल, यानी कि कौन सा? जुडिशियल या न्यायिक। तो न्यायिक स्वीकृति एविडेंस की किस धारा से उत्पन्न होती है पूछ लिया जाए तो क्या जवाब रहेगा? 26। अच्छे से याद रखे, किस धारा से? तो भाई आपका अगर पुलिस अभिरक्षा में है, किसी अदर पर्सन से कन्फेशन करता है तो वह विसंगत उतना भाग, लेकिन मजिस्ट्रेट से करता है, मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में, तब सुसंगत, यानी कि कुछ भाग विसंगत और कुछ क्या हो गया? सुसंगत। इसीलिए इसे डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी कहते हैं, पृथक्करणीयता का सिद्धांत। अब 27 एक लाइन के, तब 24 से शुरू किया जाए। 27 में भी डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी समाहित है। आइए एक उदाहरण बनाया जाए 27 का। अच्छा, ए पुलिस से ये कहता है पुलिस अफसर से कि उसने ही बी की हत्या की है और बी की लाश कुएं में छुपा दी है। पुलिस आए तो इस लाश को मैं बरामद करवा दूं, यानी कि वह कुआं दिखा दूं जहां मैंने लाश फेंकी। अब चूंकि ये पुलिस के समक्ष ये कहता है कि हत्या उसी ने की, ये शुद्ध रूप से आपका कन्फेशन है और इसे किसी तथ्य का पता नहीं चलता, इसे कोई चीज बरामद नहीं होती, तो इतना भाग सेक्शन 25 के तहत विसंगत होगा। लेकिन कौन सा भाग अभियुक्त के विरुद्ध सुसंगत होगा? अगर अभियुक्त ने क्या कहा है कि आपका कुएं में फेंका, और अगर लाश कहाँ से बरामद हो जाए? कुएं से, तो इसका मतलब ये हुआ कि अभियुक्त ने कुएं में फेंका। अभियुक्त जानता है कि कुएं में लाश है तभी तो बता रहा है। यानी कि सिद्धांत ये यहाँ मिला कि पश्चातवर्तीय तथ्यों द्वारा संपुष्टि का सिद्धांत कहाँ है? तो 27 में। ये आपका अच्छा क्वेश्चन नया बन रहा है। आपका डिटेल में हम 27 एक दो दिन में आ ही जाएगा, तब ये सिद्धांत और तमाम एक्सेप्शन, तमाम नियम कायदे बताएंगे। अगला क्वेश्चन आइए अगला मॉडल पर भाई। अब अगला क्वेश्चन ये बनता है कि 28 का एक्सेप्शन कहाँ दिया गया है? नहीं, 24 का अपवाद कौन सी धारा है, एक्सेप्शन कौन सा है? तो गलत न हो, कौन सा? 28।
और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि सेक्शन 27 किसका एक्सेप्शन है, किसका अपवाद है। इस पर भी 2-3 केस बताया जाएगा। पुलकुई कोटैया से लेकर इनायतुल्लाह तक का केस, देवन उपाध्याय, काठी कालू। एक क्वेश्चन निश्चित यहाँ से बनता है, बिहार एपीओ में बना था, वो भी हम बताएंगे। यूपी एपीओ में पिछली बार बना, यूपीजे में बना, यानी कि हमेशा एक क्वेश्चन, ये याद रखिएगा, निश्चित तौर पे बनता है। अब उस मॉडल को कैसे आप डील करेंगे, और 6 से 7 केस भी इस मॉडल पर याद रखना है हर हाल में। तो आपका 27 किसका अपवाद है, 24 का कि 25 का कि 26 का कि उपयुक्त सभी का, तो क्या मार्क कराएंगे, उपयुक्त सभी। अब यहाँ जो केस ओस बनता है तो बताया जाएगा डिटेल में, क्योंकि भाई इतना आपका भूमिका ही चल रही है। आइए अब हम देखते हैं आपका 24 शुरू किया जाए। देखिए आपका 24 पहले कोरिलेशन कर लिया जाए। जब भी आप सेक्शन 24 पढ़िए, इसी के साथ साक्ष्य अधिनियम की धारा तुरंत कौन पढ़ना है, 28। याद रखे, जब भी 24 पढ़िए तो एविडेंस की कौन सी धारा तत्काल रीड विथ यानी कि सबठित, यानी कि R/W लिखा जाता है। R/W मतलब रीड विथ कौन सा सेक्शन पढ़ना है, 28। तुरंत सीआरपीसी में भी जाना पड़ेगा, और सीआरपीसी की धारा जो आपको पढ़नी है, आपका 306 पढ़ना है, 307 पढ़ना है, 308 पढ़ना है, 316 पढ़ना है, और 163 पढ़ना है। यानी कि सीआरपीसी जब भी ये पढ़िए तो सीआरपीसी की धारा कौन पढ़ना है, आप इतनी धाराएं सीआरपीसी में दिमाग लगाना पड़ेगा, कौन कौन, 5 धाराएं। तो आइए आपका शुरुआत किया जाए। देखिए, कन्फेशन के लिए यह आवश्यक है कि वह स्वैच्छिक हो, माने वॉलेंटली हो, आपका बिना किसी जोर जबरदस्ती यानी कि बिना किसी दबाव के अभियुक्त किया हो, बिना किसी धमकी के किया हो, संस्वीकृति पूर्ण रूप से किया हो, वह निष्कपट भी हो, और पूर्ण रूप से अपने अपराध को क्या किया हो, स्वीकार। अगर कन्फेशन कराया गया है अभियुक्त हेलो, देखिए आपका यानी कि कन्फेशन के लिए ये सब चीजें क्या हैं, अनिवार्य हैं। अतः ऐसी दशा में इन सब चीजों का ख्याल रखते हुए ही ये सेक्शन बनाए गए हैं। अब एक एक करके हमें देखना है, और ये देखना है कि सबसे पहले 24 का जो हेडिंग है वह देखिए, और तब पहले सबसे पहले आपका कोरिलेशन सब बता दिया जाए, और तब आपका 24 हम बेयर एक्ट से शुरू करते हैं। देखिए भाई, आपका 24 कहती क्या है, थोड़ा बेयर एक्ट की भाषा को कवर करिए। उत्प्रेरणा, उत्प्रेरणा मतलब आपका उकसा दिया जाए, फुसला दिया जाए। उत्प्रेरणा धमकी या वचन द्वारा कराई गई संस्वीकृति दांडिक कार्यवाहियों में कब विसंगत होती है। ये हेडिंग है, ध्यान से देखिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी अपराध के अभियुक्त को फुसला लिया गया, उत्प्रेरणा दी गई, उकसा दिया गया, और उस उकसाहट में आकर उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया,
तो क्या ये आपराधिक मामलों में भाई रिलेवेंट होगा कि रिलेवेंट नहीं होगा? तो रिलेवेंट नहीं होगा। अभी हम दो चार फुसलाएंगे कि कैसे फुसलाया जाता है। भाई कोचिंग वाले भी लड़कों को क्या करते हैं, फुसलाते हैं, लेकिन यहाँ तो किसी को फुसलाया ही नहीं जाता। यहाँ भले आपका माने वह कार्य हमारे द्वारा नहीं किया जा सकता कि फुसला कर क्या किया जाए, एडमिशन करा जाए, जिसकी स्वेच्छा हो आए, न स्वेच्छा हो न आए, ये भी आपका है। आपका जहाँ से भी पढ़े हो, हम कभी पूछते ही नहीं किसी से आज तक कि क्या कहीं पहले भी पढ़कर आए हो कि नहीं, दिल्ली से आए हो कि दौलताबाद से। लोग खुद बता देते हैं, हमें पूछने की आवश्यकता क्या है। और तमाम पुराने लोग, मैं बता दूं, दिल्ली से बैक होकर आ गए और तब यहाँ जाकर शरण ली और आज सेलेक्ट भी हैं, और कुछ लोग आपका कह सकते हैं कि नंबर पर लगे हैं। तो आप लोग तो भाई एक दो दो तीन लोग ही पुराने हैं, इसमें ये भी समस्या है, ज्यादा लोग नए पढ़ने वाले हैं। तो पुराने अब सक्रिय हो रहे हैं, शाम को दबाव ज्यादा पड़ रहा है कि अब आपका पुलिस एक्ट शुरू करिए, मार फोन पर फोन। तो अब मठाधीश या बरसाती में खाली हो गए हैं। तो आपका सोमवार से भाई शाम को उत्तराखंड पुलिस एक्ट की क्लास लगेगी, टाइम आपका बता जाएगा। तो जिन लोगों का छूटा रहेगा वह आकर पढ़ लेंगे, 10 दिन 15 दिन जो भी चले। मैं सोमवार से आपका लगाया जाएगा, क्योंकि अब दबाव ज्यादा है, अब बर्दाश्त के बाहर हो रहा है दबाव। तो अभी रोका गया कि सोमवार से आपका लगाया जाएगा, थोड़ा समय और एडजस्ट किया जा रहा है। देखिए आपका उत्प्रेरणा, अब यह आपका दूसरा शब्द देखिए, आपका जो दूसरा शब्द है वह आपका है धमकी। धमकी मतलब थ्रेट, यानी कि आपका थ्रेट, थ्रेट देना, यानी कि धमकी देना, यानी कि भयभीत कर देना। अगर किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को भय दिखाया गया और वह आपका भय दिखाने के कारण वह अपना अपराध स्वीकार कर लेता है, तो वह जो कन्फेशन होगा, वह जो देखिए आपका भाई, ये आपका धमकी या भयभीत करना। और तीसरा है वचन। तो वादा तेरा वादा, वचन मतलब वादा, थोड़ा याद रखिए आसान भाषा में। वादा मतलब हुआ प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा माने प्रामिस होता है। जैसे कि आपका बताया जाएगा ये भी उदाहरण, अगर अभियुक्त से वादा किया गया कि तुम अपना अपराध स्वीकार कर लो, मेरी पहुंच न्यायालय तक है और या पुलिस तक है, तुम एक ही काम करो कि अपना अपराध स्वीकार कर लो, उसके बाद तो मैं तुम्हें क्या करूंगा, बचा लूंगा। तो अभियुक्त भ्रम भ्रम में आ गया और अपना अपराध क्या किया, स्वीकार। यानी कि तीन बातें याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन, उत्प्रेरणा धमकी या वचन द्वारा कराई गई संस्वीकृति इस सेक्शन के तहत, अभी सेक्शन शुरू नहीं हुआ, अभी भूमिका चल रही है, 10 मिनट 5 मिनट और लगेगा, क्योंकि सबसे पहले इन सभी सेक्शनों को हमें बता देना है। तो तब आपका 24 के एक एक शब्दों को मथना है और कहाँ से आप गलती कर सकते हैं उसी शब्द को 2 बार बताना है कि वह गलत न हो, और उदाहरण भी देने हैं। आपका जो अगर उत्प्रेरणा धमकी या वचन देकर किसी अभियुक्त से कन्फेशन कराया गया है, तो वह किस सेक्शन में आपका विसंगत होगा, इरेलेवेंट होगा, 24। कम से कम इतना याद रखिए। अब आपका ये तीनों शब्द बताया जाएगा, पहले आगे बढ़ा जाए। अगला पॉइंट ये बना है कि 24 का जो अपवाद है, यानी कि एक्सेप्शन है,
एविडेंस की धारा 28। तो तुरंत इसके बाद हम 28 बता देते हैं कि अगर उत्प्रेरणा वचन या धमकी से जो अभियुक्त के मन पर इफेक्ट पड़ा था, प्रभाव पड़ा था, यदि न्यायालय की राय में वह प्रभाव पूरी तरह क्या हो गया है, दूर, और उसके बाद अभियुक्त अपना अपराध एक्सेप्ट करता है, यानी कि कन्फेशन करता है, तो वह कन्फेशन रेलेवेंट होगा, सुसंगत होगा, अर्थात अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य में प्रयोग किया जाएगा। तो बताइए, उत्प्रेरणा वचन धमकी दूर हो गई और दूर होने के बाद अपराध स्वीकार कर रहा है, तो किस सेक्शन में आपका वह रेलेवेंट होगा, सुसंगत होगा? तो याद रखिए कौन सा सेक्शन है, 28। अब सीआरपीसी में आ जाइए। सीआरपीसी की पहली धारा 316 उठा नहीं, पहली धारा हम उठाते हैं 163। सीआरपीसी की धारा 163 ये बताती है कि जब भी पुलिस किसी अभियुक्त या व्यक्ति से पूछताछ करे, उनका बयान ले, उनका स्टेटमेंट ले, उनका कथन ले, तो न तो पुलिस उत्प्रेरणा दे, न धमकी दे, और न कोई वचन दे, और न ही दिलवाए। यानी कि पुलिस को न तो ये काम खुद करना है और न किसी से करवाना है। यानी कि पुलिस पूछताछ करे तो प्रेम से करे, उत्प्रेरणा वचन और धमकी देकर न करे। लेकिन हमेशा इस नियम का क्या होता है, उल्लंघन ही। तो किस सेक्शन में है, 163। अगला ये, इसके बाद 316 से उठाना है और तब आपका 3 सेक्शन इसी से कोरिलेट होगा। देखिए 316 भी पूछा जाता है आपका, ये आपका क्या इसमें बताया गया है? देखिए इसमें ये बताया गया है कि किसी व्यक्ति को कोई स्टेटमेंट देने के लिए या कन्फेशन करने के लिए, इसका मतलब ये हुआ कि किसी व्यक्ति को अपना अपराध स्वीकार करने के लिए न तो उत्प्रेरणा दी जाएगी, न धमकी दिया जाएगा, और न कोई वादा किया जाएगा। ये कौन सी धारा सीआरपीसी भी बताती है, 316। अगर ऐसा किया जाता है तो वह कन्फेशन एविडेंस की किस धारा में विसंगत हो जाएगा, 28। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, और वही एक्सेप्शन आपको जाना जाता है, वही पढ़ना है। फिर एक बार देखिए 316 ये बताती है कि किसी अभियुक्त से कन्फेशन कराने के लिए न तो उसे कोई उत्प्रेरणा दी जाएगी, न ही उसे कोई धमकी दी जाएगी, और न ही कोई वादा किया जाएगा। लेकिन इसका अपवाद आपका है सह अपराधी, एक कॉम्प्लेक्स, यानी कि क्या है, सह अपराधी। अब सह अपराधी कौन होता है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक कॉम्प्लेक्स या सह अपराधी को अपना अपराध स्वीकार करने के लिए उत्प्रेरणा दी गई, धमकी दिया गया, वचन दिया गया, और वह अपना अपराध स्वीकार कर लिया है, तो ये कन्फेशन सही माना जाएगा। क्योंकि ये जो सह अपराधी का कन्फेशन है, इस नियम का क्या है, अपवाद है। फिर एक बार समझिए, कठिन थोड़ा है, क्योंकि सीआरपीसी और एविडेंस आईपीसी सब एक साथ चल रहा है और वर्तमान समय का कंपटीशन भी यही है। देखिए फिर बताया जाए, तो एचजेएस में इस बार पेपर आया। अब इस बार आपका जो पेपर आया है, अगर कोई एविडेंस में दिमाग नहीं लगाना है, जिस स्टाइल से मैं पढ़ा रहा हूँ उसी स्टाइल से दिमाग घुमाते रहना है। एक क्वेश्चन सीआरपीसी आया तो एक क्वेश्चन आईपीसी आया, एक क्वेश्चन एविडेंस आया
तो फिर जीएस आ गया, तो इंग्लिश आ गया, तो लोकल आ गया, तो टाट आ गया, तो कॉन्ट्रैक्ट आ गया। यानी कि जो क्वेश्चन पहले मॉडल थे कि एविडेंस आएगा तो 15-10 क्वेश्चन आ गया, इस बार एचजीएस ने वह मॉडल ही समाप्त कर दिया। अब एक एक क्वेश्चन उठा के उसमें देखिए समस्या क्या आएगी। समस्या ये आएगी कि आप दिमाग एविडेंस पर एक क्वेश्चन पर लगाए, फिर एविडेंस के बाद आपका तुरंत सीआरपीसी में दिमाग लगाना पड़ेगा, फिर लोकल में दिमाग लगाना पड़ेगा। और एक जगह था तो आप एविडेंस में रहते थे, पूरा पहले क्या करते थे, कर लेते थे। तो जिस हिसाब से आजकल पढ़ा माने कंपटीशन का युग है और जिस हिसाब से क्वेश्चन आ रहे हैं, उसी हिसाब से मैं एकदम हूबहू उसी हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, एविडेंस पढ़ा रहा हूँ। तो उसी में जहाँ जहाँ कोरिलेशन आपका आईपीसी, सीआरपीसी अन्य कानूनों से है, उसको भी जोड़ा जा रहा है। इसका फायदा आपको ये होगा कि अगर जे में भी ऐसा मॉडल बन जाए तो आप नहीं घबराएंगे, क्योंकि आपका दिमाग तो क्लास में ही हर एक कानून में हमेशा क्या करता है, भूत जैसे घूमता रहता है, तो वहां भी नाता रहेगा। लेकिन जो नए लोग हैं, जो एविडेंस पढ़े तो एविडेंस, वो भी 2 मिनट सोचेंगे और दिमाग उधर ले जाएंगे। तो आपको दिमाग नहीं ले जाना है, आपका तो खुद ही पढ़ते पढ़ते अभ्यस्त हो गए हैं, यानी कि अभ्यासिक अपराधी। तो अपराधी नहीं कहा जा सकता। फिर एक बार बैक होया जाए भाई, यहाँ फिर एक बार हम बता रहे हैं आपका 316 में ये है कि अगर उत्प्रेरणा वचन धमकी देकर किसी से कोई कथन नहीं करवाया जाएगा, लेकिन इसका एक अपवाद है, किसको उत्प्रेरणा वचन धमकी देकर कथन करवाया जा सकता है, एक कॉम्प्लेक्स या सह अपराधी। तो सह अपराधी को उत्प्रेरणा दीजिए, वचन दीजिए, धमकी दीजिए और उससे उसका अपराध स्वीकार करवा लीजिए, तो सही माना जाएगा कि गलत, सही माना जाएगा। एक ही अपवाद है। तो सह अपराधी को क्षमादान दिया जाता है 306 में। और झारखंड ने पूछा कि जो कमिटल कोर्ट है, सुपुर्द न्यायालय है, उपार्पण न्यायालय है, जिसको मामला कमिट किया गया है, वह न्यायालय किस सेक्शन के तहत सह अपराधी को क्षमादान देता है। 307 झारखंड में आया है क्वेश्चन। और क्षमादान की शर्तों का उल्लंघन कहाँ दंडनीय है, उसका इफेक्ट कहाँ दिया गया है, 308। और सह अपराधी के बारे में एविडेंस में भी आपकी बातें आएंगी, और जब सह अपराधी ये पाया जाएगा तो एविडेंस की धारा 133, एविडेंस की धारा 114 का दृष्टांत नंबर बी, इसके बाद 156 और 134। तो उतना हम लंबा नहीं खींचेंगे, क्योंकि जो वह 133 जब एविडेंस पढ़ाया जाएगा तो आपका इतनी बातें तो कोरिलेट होगी ही, फिर आपका सीआरपीसी में ये बातें कोरिलेट होगी, और फिर आपका कौन सा सेक्शन, 24 एविडेंस का। लेकिन इसको आगे बढ़ा जाए, आपका अब एक एक करके चला जाए, आपका 24 को आपका तोड़ा जाता है 24 को, लेकिन आपका पहले तीनों शब्द बता दिया जाए। देखिए आपका, यानी कि सबसे पहले ये साबित करना पड़ेगा अभियुक्त को कि हमारा कथन संस्कृत की कोर्ट में आता है, यानी कि किस कैटेगरी में आता है। तो पहले तीनों शब्द एक लाइन समझा दिया जाए, तब बेयर एक्ट आगे बढ़ा जाए, क्योंकि जब बेयर एक्ट आगे बढ़ेगा तो अब इन शब्दों को समझाना मुश्किल रहेगा। तीनों पर एक एक उदाहरण दे दिया जाए। पहले फुसलाना या बहकाना या उत्प्रेरित करना या दुष्प्रेरित करना, इस पर एक उदाहरण देखा जाए। एक व्यक्ति था और उसे उकसा दिया गया कि अब तुम अपना अपराध नहीं स्वीकार करोगे तो कब करोगे, तुम्हारे माता पिता हैं, तुम्हारे मित्र मंडली हैं, यहाँ यही सही मौका है, अब इसी मौके का लाभ उठाओ और तुम क्या करो, अपने द्वारा किए गए अपराध को अब क्या कर लो, स्वीकार।
माता पिता सभी हैं और अभियुक्त अपना अपराध इस फुसलाने में आकर, दुष्प्रेरण में आकर क्या कर लेता है, स्वीकार कर लेता है, तो ये क्या कहा जाएगा कि अभियुक्त को उत्प्रेरणा दी गई और उस उत्प्रेरणा में आकर उसने क्या किया, स्वीकार। लेकिन एक अपवाद भी दिमाग में बैठा रही है, वैध जहाँ होगा सह अपराधी। अगला दूसरा देखिए, धमकी देना यानी कि भयभीत करना। तो धमकी दी जा रही है, धमकी ये दी जा रही है कि तुम अपना अपराध स्वीकार कर लो और नहीं तो तुम्हें मार दिया जाएगा, तुम्हारा मकान जला दिया जाएगा, तुम्हारी भैंस चोरी कर ली जाएगी, गाय चोरी कर ली जाएगी इत्यादि। तो अगर किसी अभियुक्त को धमकी दी गई, धमकी के बाद वह अपना अपराध स्वीकार किया है, तो सेक्शन 24 लागू होगा और वह संस्कृति विसंगत होगी। तीसरा शब्द है वचन। वचन को याद रखिएगा, क्वेश्चन आपका बनता है, वचन पहले देखा जाए आपका वचन क्या होता है। वचन मतलब प्रामिज, इंग्लिश में प्रामिज कहते हैं, हिंदी में वचन कहिए, प्रतिज्ञा कहिए, वादा कहिए। तीन शब्द हैं, प्रतिज्ञा दे दे, वादा दे दे, आपका वचन दे दे, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, वादा करा दिया जाए। मान लीजिए कि पुलिस आई, मैंने पुलिस नहीं दूसरा, पुलिस आ जाएगी तो 25 बना है। मान लीजिए आपका डीएम साहब आए और अभियुक्त से ये कहे कि केवल तुम अपना अपराध स्वीकार कर लो, मेरी पहुंच ऊपर तक है, मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हारा कोई कानून कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मैं तुम्हें क्या करूंगा, बचा लूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है, वादा है। तो ये प्रामिज हुआ। प्रामिज देकर क्या करा गया, तुरंत प्रामिज पर जब भी पढ़िए तो कॉन्ट्रैक्ट में जोड़कर पढ़िए। उत्तराखंड जे में क्वेश्चन आ चुका है, झारखंड में आ चुका है। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि संविदा अधिनियम में प्रामिज या वचन को कहाँ परिभाषित किया गया है, तो आपका जवाब रहेगा 2B में। याद रखिएगा, प्रामिज को कहाँ परिभाषित किया गया है, 2B कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। प्रामिज होता क्या है, खूब पूछा जाता है, जाकर आप देखिएगा 10 बार पूछा है। तो प्रामिज होता क्या है, तो जब कोई प्रपोजल या प्रस्ताव एक्सेप्ट हो जाता है, स्वीकार हो जाता है, तो वही प्रपोजल कन्वर्ट हो जाता है प्रामिज में या प्रतिज्ञा में। तो अगर आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट में पूछे कि प्रामिज कहाँ परिभाषित है, तो क्या मारेंगे, 2B। प्रामिज किसे कहा जाता है, तो बस एक लाइन रटिए, स्वीकृत प्रस्थापना ही वचन है, यानी कि जो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया गया, अब वह प्रपोजल किसमें कन्वर्ट हो गया, वादा में। और जब दोनों तरफ से वादे आ जाएंगे, दोनों तरफ से वचन आ जाएंगे, तो वह एग्रीमेंट हो जाएगा। और वह एग्रीमेंट अगर कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शन 10 को फुलफिल करता है, पूर्ण करता है, तो वह एग्रीमेंट अब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि क्या कहलाएगी, संविदा। तो अब जो क्वेश्चन आपका वचन पर तो याद ही रखना है, कॉन्ट्रैक्ट में एंसन का कोटेशन भी याद रखना है कि जैसे ही प्रस्ताव, जैसे ही इजब कबूल कर लिया जाए, यानी कि जैसे ही प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया जाए, अब वह आपका बारूद भरी ट्रेन का काम करता है। जिस प्रकार बारूद भरी ट्रेन में एक तीली माचिस जला दी जाए तो पूरा बारूद जलकर राख हो जाएगा, फिर वापस नहीं आ सकता, स्थितियों पुरानी स्थिति में नहीं आ सकता। उसी प्रकार जैसे ही किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति का प्रपोजल एक्सेप्ट किया, दोनों व्यक्ति अपने अपने वचन से क्या हो गए, बंध गए। अगर करते हैं
तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या संविदा भंग माना जाएगा। अब उत्तराखंड में बना कॉन्ट्रैक्ट में कि वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो वादा दो प्रकार का होता है। कौन कौन? एक एक्सप्रेस हो सकता है और दूसरा इम्प्लाइड। सेक्शन याद करके जाना है कॉन्ट्रैक्ट का, वह सेक्शन 9 है, जाकर आप देखिएगा। सेक्शन 9 कॉन्ट्रैक्ट में स्पष्ट, यही टेक्निकल क्वेश्चन दो चार हैं जो आपको आगे बढ़ाएंगे, और सब तो पढ़ने के लिए तो सब लोग पढ़ ही रहे हैं भाई, हजारों लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन आप देख ही रहे हैं उसमें से कुछ ही लोग तो होंगे, तो वही लोग होंगे जो दो तीन केवल क्या करेंगे, टेक्निकल क्वेश्चन पकड़े रहेंगे और कुछ नहीं है। तो आपका प्रामिज कितने प्रकार का? दो, एक अभिव्यक्त एक विवक्षित। तो एक बार 2 3 4 5 दिया था उत्तराखंड, कितना मार्क कराएंगे? 2। कौन कौन? एक्सप्रेस, एक्सप्रेस मतलब कि मुख से बोलकर या लिखकर, और विवक्षित मतलब बाई कंडक्ट यानी कि आचरण, हाव भाव, चाल चलन। अब ये बैरक को तोड़ा जब भाई आपका 24 पर आ जाए, चूंकि कठिन ये सब धाराएं हैं। एक और क्वेश्चन आपका जो टेक्निकल आता है भाई 24 पर बताया जाए, तब बैरक को तोड़ा जाए, ताकि टेक्निकल क्वेश्चन पहले जाना है। देखिए आपका यहीं एक, देखिए दो फायदे होते हैं। एक फायदा ऐहिक होता है। ऐहिक का मतलब सांसारिक, सांसारिक यानी कि फिजिकल, यानी कि भौतिक हम कह सकते हैं या सांसारिक कह सकते हैं। और जो दूसरा फायदा होता है वह आध्यात्मिक होता है, आध्यात्मिक। पहले फायदा दिखाइए, यानी कि अभियुक्त को अभियुक्त से वादा किया गया, और ये वादा किया गया कि यदि तुम अपना अपराध स्वीकार कर लोगे तो जब ऊपर जाओगे, माने जब स्वर्ग में जाओगे, तो हूर तुम्हारा स्वागत करेंगे। हूर जानते हैं कि नहीं? न जानते हो तो भाई बता दीजिए। हूर द्वारा तुम्हारा फूल माला लेकर क्या किया जाएगा? स्वागत किया जाएगा। तो ऐसी दशा में अब बताइए कौन सा फायदा अभियुक्त को दिखाया गया? लौकिक की पारलौकिक, यानी कि पारलौकिक को हमने क्या लिखा है? आध्यात्मिक, ऊपर वाला फायदा। तो यही टेक्निकल पॉइंट पकड़ना है। यदि अभियुक्त को पारलौकिक फायदा, आध्यात्मिक फायदा दिखाया गया हो और अभियुक्त ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया हो, तो ये संस्वीकृति वैध होगी और अभियुक्त के खिलाफ सुसंगत होगी। ये पॉइंट पकड़ना है, सुसंगत होगी, वैध भी होगी। अब दूसरा फायदा देखिए, एक फायदा होता है दुनियादारी वाला, यानी कि फिजिकल या भौतिक या सांसारिक या लौकिक फायदा। लौकिक फायदा का एक उदाहरण देखिए, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि यदि तुम अपना अपराध स्वीकार कर लोगे तो तुम्हें मैं मने न्यायालय से बाइज्जत बरी करा दूंगा। तो आप लोग बताइए ऐहिक फायदा दिखाया गया है कि पारलौकिक? ऐहिक मतलब भौतिक या सांसारिक, पारलौकिक नहीं। ऐहिक शब्द याद रखिएगा, ऐहिक मतलब क्या? दुनियादारी वाला फायदा, ऊपर वाला नहीं। तो अगर ऐहिक फायदा के पॉइंट बहुत सा पूछा जाता है, 90% लोग गलत कर जाते हैं। यदि ऐहिक फायदा दिखाया गया और तत्पश्चात अभियुक्त ने अपना अपराध स्वीकार किया है, तो ऐसी दशा में वह जो कन्फेशन होगा विसंगत होगा, अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य में प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो फायदा कैसा होना चाहिए? 24 के लिए ऐहिक, तब विसंगत, और पारलौकिक है तो सुसंगत। तो आगे आइए बैरक को तोड़ा जाए। भाई देखिए बैरक का, अब एक एक शब्दों को थोड़ा समय लगता है इन धाराओं में, वही 5-6 धाराएं हैं, इसके बाद तो भाई उड़ान भरी जाएगी तेज से। देखिए आपका उत्प्रेरणा, धमकी या वचन द्वारा कराई गई संस्वीकृति
क्रिमिनल कार्यवाही में कब इरेलेवेंट होगी, कब विसंगत होगी। देखिए क्या, अभियुक्त व्यक्ति द्वारा की गई संस्वीकृति, यानी कि इसका मतलब पहला शब्द तोड़ना है। पहला शब्द ये तोड़ना है कि कोई व्यक्ति अपराध का क्या होना चाहिए, अभियुक्त होना चाहिए। एक्यूज्ड हो, देखिए शब्दों का ही जाल है। अभियुक्त ने क्या किया हो, कोई संस्वीकृति की हो, यानी कि आपका कोई कन्फेशन किया हो। अगला देखिए, शब्दों को हम तोड़ रहे हैं, ऐसे ही पढ़िएगा घर पर भी। दंडिक कार्यवाही में विसंगत होगी, यानी कि किस कार्यवाही में, तो दंडिक कार्यवाही यानी कि क्रिमिनल कार्यवाही में विसंगत होगी, यानी कि साक्ष्य में प्रयोग नहीं की जाएगी। अगला शब्द देखिए, देखिए आपका दंडिक कार्यवाहियों में क्या होगी विसंगत, यदि उसके किए जाने के बारे में न्यायालय को प्रतीत हो, यानी कि उस कन्फेशन के किए जाने के बारे में न्यायालय को प्रतीत हो। प्रतीत हो का मतलब महसूस हो, यानी कि पूर्ण विश्वास नहीं, केवल क्या हो, थोड़ा कम प्रतीत या महसूस हो जाए। क्या महसूस हो जाए, कि अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध आरोप के बारे में, यानी कि अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध आरोप के बारे में, यानी कि जो इल्जाम या जो दोषारोपण अभियुक्त पर किया गया है, उस आरोप के बारे में आपका क्या किया गया है। तो अगला शब्द आपका बताया जा रहा है, वह ऐसी उत्प्रेरणा वचन, धमकी या वचन द्वारा कराई गई है, यानी कि किसके द्वारा कराई गई है, उत या तो प्रेरणा या किसके द्वारा, धमकी द्वारा या किसके द्वारा, वचन द्वारा। देखिए थोड़ा कठिन है भाई, शब्द आपका चलना है। कराई गई है, जो प्राधिकारवान व्यक्ति की ओर से दिया गया है, यानी कि जो ये उत्प्रेरणा वचन धमकी है, यह किसने दिया है, आम आदमी ने नहीं, और ऑथराइज व्यक्ति ने, यानी कि प्राधिकारवान व्यक्ति। अब कौन होगा इसको भी हम बताएंगे, थोड़ा टेक्निकल। प्राधिकारवान व्यक्ति ने दी हो, जो, हाँ, और जो न्यायालय की राय में इसके लिए पर्याप्त हो कि वह अभियुक्त व्यक्ति को यह अनुमान करने के लिए उसे युक्त प्रतीत होने वाला आधार देती है, यानी कि अभियुक्त को आपका आधार देती है अनुमान करने के लिए। क्या अनुमान करने के लिए, अगला शब्द देखिए, कि उसके करने से, यानी कि अगर अभियुक्त अपना अपराध क्या कर लेता है, स्वीकार, उसे करने से वह अपने विरुद्ध कार्यवाहियों के बारे में, यानी कि अभियुक्त के विरुद्ध जो कार्यवाही चल रही है उसके बारे में ऐहिक रूप से कोई फायदा उठाएगा या अपने ऐहिक रूप की किसी बुराई का परिवर्जन करेगा। ऐहिक शब्द अति महत्वपूर्ण है, यानी कि अभियुक्त को ये प्रतीत हो कि वह ऐहिक रूप से या तो कोई क्या उठाएगा फायदा, या क्या हो सकता है ऐहिक रूप से किसी बुराई का परिमार्जन हो जाएगा, यानी कि वह बुराई क्या हो जाएगी, समाप्त। यानी कि परिमार्जन मतलब क्या हो जाएगा, वो इतनी बातें हैं। देखिए ये शब्द भी काफी महत्वपूर्ण है, ऐहिक रूप से। ऐहिक मतलब किस रूप से, हमने अभी बताया उदाहरण में, भौतिक की आपका आध्यात्मिक।
यानी कि सांसारिक। अब आइए एक एक करके भाई देखिए, शब्द सह चलना है। देखिए आपका अभियुक्त को या एक्यूज्ड को 24 के तहत किसी कन्फेशन को विसंगत बनाने के लिए अभियुक्त द्वारा ये साबित किया जाएगा कि हजूर हम अपराध के अभियुक्त थे और हमारे द्वारा कन्फेशन किया गया। यानी कि पहला पॉइंट ये आया कि जो स्टेटमेंट है, जो कथन है, वह कन्फेशन अर्थात संस्वीकृति की श्रेणी में आना चाहिए। कल ही मैं परसों बताया था कि संस्कृति कब मानी जाएगी, तो इसके लिए पीएन स्वामी के वाद में लॉर्ड जस्टिस एटकिन ने जो परिभाषा दी, आज भी भारत में कन्फेशन की वही परिभाषा मान्य है। तो कौन सी परिभाषा दी थी? या तो अभियुक्त द्वारा अपने अपराध को पूर्ण रूप से, एब्सोल्यूट रूप से क्या किया गया हो, स्वीकार, या अभियुक्त ने इतनी बातों को एक्सेप्ट किया है जिससे बताइए अनुमान इंगित हो कि क्लियर हो। हाँ, एकदम स्पष्ट हो, यही पॉइंट पकड़े बताया गया था, एकदम बिल्कुल स्पष्ट हो, क्लियर हो कि इसी अभियुक्त ने अपराध किया था। अगर केवल अनुमान इंगित हो, इंडिकेशन मिले कि हो सकता है कि अपराध किया हो, उसे कन्फेशन नहीं माना जाएगा। ये परिभाषा पकला नारायण स्वामी वर्सेज इम्परर के वाद में इस जज ने दिया, लॉर्ड एटकिन। आइए देखा जाए आपका क्रिमिनल कार्यवाहियों में विसंगत होगी, यानी कि इसका मतलब कि सिविल कार्यवाही में सुसंगत हो सकती है, ये केवल किसमें विसंगत होगी? संस्कृति, क्रिमिनल। अब आइए, यदि न्यायालय को प्रतीत होता है, तो पहले न्यायालय को महसूस कराइए। न्यायालय को प्रतीत होता है शब्द का मतलब ये हुआ कि भले न्यायालय को पूर्ण विश्वास न हो, लेकिन अभियुक्त द्वारा न्यायालय के मन में एक संदेह पैदा कर दिया जाए। ये देखिए, आपका दो बातें होती हैं, एक होता है कि इंडिकेशन मिले, प्रतीत हो, और दूसरा होता है कि पूर्ण विश्वास हो जाए। तो पूर्ण विश्वास में आपका बातें पूरी तरह साबित हो जाती हैं, लेकिन प्रतीत में बातें पूरी तरह तो नहीं मन साबित होती, लेकिन महसूस जरूर होता है, हो सकता है कि ऐसा हो। तो आपका 24 में अभियुक्त को ये नहीं दिखाना है पूर्ण रूप से, बल्कि न्यायालय के मन में एक संदेह पैदा कर देना है। क्या संदेह पैदा करना है? कि हजूर हमने जो कन्फेशन किया, हमें उत्प्रेरणा दी गई या धमकी दी गई या क्या दिया गया था? वचन। यानी कि हमने स्वेच्छा से अपना अपराध स्वीकार नहीं किया, बल्कि हमें या तो उत्प्रेरणा देकर कराया गया है संस्कृति, या धमकी देकर या वचन देकर कराया गया। और ये जो उत्प्रेरणा, वचन, धमकी थी, ये किसके बारे में थी? चार्ज या इल्जाम या आरोप के बारे में। यही क्वेश्चन बनता है कि जो उत्प्रेरणा, वचन और धमकी होनी चाहिए, वह आपका कह सकते हैं कि किसके बारे में होनी चाहिए? आरोप के बारे में। तो यही आपका, अगर आरोप के बारे में नहीं है और किसी अन्य के बारे में है, तो वह 24 वहाँ अप्लाई ही नहीं होगी। यहाँ दो उदाहरण अच्छा देखना है। देखिए आपका यूपीजे और एपीओ क्या पूछा है, आप लोग बताइए। अब धमकी मिल रही है कि नहीं, थोड़ा शब्दों को देखना है। धमकी भरे, अब देखिए शब्द आपको पकड़ना है। तो चार उदाहरण, यदि तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम अपना अपराध स्वीकार कर लो। अब बताइए, क्या इस वाक्य में कुछ धमकी के तत्व मिल रहे कि नहीं? भाई, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम अपना अपराध क्या कर लो?
तो बताइए धमकी के तत्व मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। और ये कन्फेशन 24 में क्या हो जाएगा विसंगत। एक तो ये वाक्य आया है कि क्या ये धमकी मानी जाएगी कि नहीं, तो याद रखिएगा। दूसरा पूछा जाता है कास्ट या जाति से निकालने की धमकी। तो चूंकि जाति से निकालने की धमकी आरोप के बारे में नहीं है बल्कि वह भिन्न है, यानी कि तुम अपना अपराध स्वीकार कर लो, नहीं तो जाति से निकाल दिए जाओगे, कुजात छाट दिए जाओगे। तो जाति से निकालना अलग बात, अपराध स्वीकार करना अलग बात। और जो उत्प्रेरणा धमकी दी गई है वह जो अभियुक्त पर आरोप लगा है उससे रिलेटेड नहीं है। लेकिन अगर कहा जाए कि तुम अपना अपराध स्वीकार कर लो, नहीं तो तुम्हारा मकान जला दिया जाएगा, तुम अपना अपराध स्वीकार कर लो, हमारे पास माने पुलिस व्यवस्था है, न्यायालय भी हमारे बस में है, मैं तुम्हें छोड़वा दूंगा, इन आरोपों से बाइज्जत न्यायालय में क्या करा दूंगा बरी। तो सतर्क ये रहना है कि जो उत्प्रेरणा धमकी या वचन है वह किसके बारे में होना चाहिए, इल्जाम या आरोप या दोषारोपण के बारे में। तो एक उदाहरण धमकी का हमने बताया कि अच्छा यही होगा कि अब सुधर जाओ नहीं तो सुधार देंगे, ये भी धमकी। जैसे कि आपका माने भारत भी हमेशा पाकिस्तान को धमकी देता है कि अच्छा यही होगा कि तुम अब आतंकवादियों को न भेजो, नहीं तो हमारे पास राफेल हैं और यहीं बैठे बैठे क्या करूंगा, तुम्हें मार दूंगा और अड्डे सारे क्या कर दूंगा 2 मिनट में। आपका भारत चाहे तो नष्ट कर सकता है, 2 मिनट तो लगना है। इतना स्पीड राफेल की तेज है कि अब सीमा में जाने की भी आवश्यकता नहीं है, पूरे पाकिस्तान पर अटैक किया जा सकता है भारत में रहते हुए। और अटैक कर ही दिया गया। आपने देखा कि आपका कहावत भी कही जाती है कि जिसका कोई माने गार्जियन नहीं होता उसका देखे, जैसे अफगानिस्तान अभी आपस में ही सब लड़ रहे हैं सत्ता के लिए, अभी कबायली युद्ध होगा, महिलाएं मांग रही हैं अधिकार, तब तक पता न कौन देश आकर तालिबान पर ही बम बरसा के चला गया और आज अभी तक पता ही नहीं कौन देश किया। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये भारत के राफेल ने किया है, भारत के पीएम रोज मीटिंग कर रहे हैं अफगानिस्तान पर और तालिबान को ध्वस्त करने के लिए राफेल भेजे थे, फिर मार कर क्या किए सैकड़ों तालिबानियों को पंजशीर में वापस। लेकिन हमें नहीं लगता कि भारत भेजा होगा, या तो आपका ईरान या तजाकिस्तान या रूस भेजा होगा। लेकिन आपका आज तक पता नहीं लगा अभी तक, यानी कि आपके देश में आकर अब कोई बम बरसा कर चला जाए और खोदते रहे कौन बम बरसाया। तो जिसका गार्जियन कोई नहीं रहता उस पर कोई भी बम बरसा कर क्या करता है और मिसयूज कर लेता है। देखिए आगे भाई आपका अब एक जाति वाला फैक्टर है, क्या जाति से निकालने की धमकी देकर कराई गई संस्वीकृति विसंगत होगी कि सुसंगत होगी। तो सुसंगत होगी, क्योंकि जाति जो है, जाति से निकालने की धमकी आरोप से कोई उसका मतलब नहीं है। अब 1 मिनट आपको जाति भी देखना है, कास्ट भी देखना है, क्योंकि पूरी लड़ाई उत्तर प्रदेश की अगले साल जाति पर ही ज्यादा आधारित है। तो जाति होती क्या है ये पहले समझिए 1 मिनट एक जाकर। जब समाज के कुछ माने जब समाज का एक वर्ग अपने इंटरनल मामलों में, अपने आंतरिक मामलों में एक जैसे नियमों से शासित होता है तो उस वर्ग को एक जाति का कहा जाता है। ये लोग किस जाति के हैं, एक जाति के। ये केवल जाति के आधार पर, मैं टीपीए में भी पढ़ा था कि केवल जाति के आधार पर किसी को कोई रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, लेकिन केवल शब्द हट जाएगा कब, जब उस जाति के सभी लोग किस रूप में पिछड़े हों,
हाँ, सामाजिक और शैक्षणिक, आर्थिक ना मार दीजिएगा। अब वो ईडब्ल्यूएस अलग है जो सुप्रीम कोर्ट का, इसलिए चैलेंज किया गया कि आप ये आर्थिक लेकर कहाँ से आ गए। अब तक तो हमें क्या बताया था, सामाजिक और क्या शैक्षणिक। अगला देखिए, तो जात, केवल जाति को लेकर आपका मैं बता दूं कोई सिविल सूट नहीं हो सका। तो आगे बताया जाएगा, सीपीसी का सेक्शन 9 पढ़ना पड़ेगा, तो उतना हमें नहीं जाना है। यानी कि उत्प्रेरणा, धमकी या वचन दिया गया हो, ये किससे रिलेटेड हो, आरोप से। अब अगला देखिए, ये जो उत्प्रेरणा, वचन और धमकी हो, किसने दिया हो, अभियुक्त को। अब अगले पॉइंट पर, किसी आपका प्राधिकारवान व्यक्ति ने दिया हो। अब मुख्य रूप से आपको प्राधिकारवान व्यक्ति पर अटैक करना है। यहाँ से पूछा जाता है कि जो प्राधिकारवान व्यक्ति हैं कहाँ परिभाषित हैं, तो ये परिभाषित नहीं है। पहला क्वेश्चन, प्राधिकारवान व्यक्ति में कौन आते हैं, सरकारी व्यक्ति की, प्राइवेट व्यक्ति की, दोनों। तो दोनों मारकर आइएगा, सरकारी कर्मचारी भी और प्राइवेट भी, ये याद रख। दूसरा क्वेश्चन, प्राधिकारवान व्यक्ति वह होता है जिसके बारे में अभियुक्त का विचार है कि अभियुक्त ये विश्वास करता है कि अभियुक्त ये मानता है कि हमारे मैटर में ये कुछ न कुछ इफेक्ट डाल सकते हैं, कुछ न कुछ क्या डाल सकते हैं, प्रभाव। यानी कि ऐसे सभी व्यक्ति, चाहे सरकारी कर्मचारी हो या प्राइवेट कर्मचारी, जो अभियुक्त पर कुछ न कुछ अधिकार रखते हैं, कुछ न कुछ दबाव डालने के स्टेटस में हैं, कुछ न कुछ दबाव डालने की हैसियत में हैं, ये सभी लोग एक लाइन में क्या कहे जाएंगे, प्राधिकारवान व्यक्ति। अब 4-5 उदाहरण देखना है। चलिए, ग्राम प्रधान प्राधिकारवान व्यक्ति हैं कि नहीं है, माता पिता हैं कि नहीं है, मित्र हैं कि नहीं है, पत्नी है कि नहीं है, मजिस्ट्रेट हैं कि नहीं है, पुलिस है कि नहीं है, आपका मास्टर साहब है कि नहीं है, क्योंकि आपका गुरु घंटाल भी हो जाते हैं। भाई गुरु क्या हो जाते हैं, सुने कि नहीं कि लास्ट में भाई देख रहा हूँ पीछे वाले मायूस हो गए हैं पढ़ते पढ़ते, क्योंकि वास्तव में एविडेंस की, आपका कन्फेशन की सबसे कठिन धारा है। और जब तक कि एक एक शब्दों को आप नहीं जानेंगे तब तक ये सेक्शन आएगा नहीं। रटा मारना अलग बात है कि आप बेरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन समझना अलग बात है। तो पहले पूरा कर लिया जाए, तब लास्ट में कहानी गुरु की बताई जाए। अब आइए, प्राधिकारवान व्यक्ति ने आपका क्या दिया हो, उत्प्रेरणा, वचन, धमकी या वचन, किसके बारे में वह हो, आरोप। और अब अगला आइए, और अभियुक्त को न्यायालय की राय में अभियुक्त को ये अनुमान मिलता है, अनुमान मिलता है मतलब अभियुक्त के दिमाग में ये बात कुछ हद तक बैठ जाती है। क्या बैठ जाती है कि अगर मैं अपना अपराध स्वीकार कर लूंगा तो जो ऐहिक रूप से, सांसारिक रूप से, दुनियादारी रूप से, भौतिक रूप से हमें कुछ क्या मिल जाएगा, फायदा, या भौतिक रूप से जो हमारी बुराई है वह क्या हो जाएगी, दूर। तो बताइए फायदा कैसा होना चाहिए, आपका भौतिक की आध्यात्मिक लिखा है कि भौतिक। तो तुरंत इसी पर उदाहरण फिर एक बनाना है। ये एक गुरु हैं, अपने चेले से कहते हैं कि हे चेला, तुम अपना अपराध स्वीकार कर लो, इतना शिक्षा दे दूंगा कि शरीर स्वर्ग में पहुंच जाओगे। अभियुक्त अपना अपराध स्वीकार कर लेता है तो कैसा फायदा उसको अनुमान मिला, बताइए, भौतिक की आध्यात्मिक। तो ये कन्फेशन वैध होगा, सही होगा, क्योंकि फायदा कैसा उसको अनुमान मिलना चाहिए, ऐहिक। और इस उदाहरण में कैसा फायदा, पारलौकिक या आध्यात्मिक। या किसी फायदा हो गया, या अभियुक्त को ये अनुमान मिले कि किसी बुराई का परिवर्जन, यानी कि कोई बुराई है वो क्या हो जाएगी, दूर।
तो इसको भी देखिए भाई, बुराई दूर हो जाएगी। यदि तुम अपराध स्वीकार कर लोगे तो ये जो तुम पर इल्जाम लगा है, ये हम पूरी तरह से न्यायालय से तुम्हें क्या करेंगे, इस बुराई से तुम्हें क्या करवा देंगे, न्यायालय से मुक्त करवा देंगे। तो ये अभियुक्त की जो बुराई है उसका परिमार्जन हो जाएगा, यानी कि वह बुराई उससे क्या हो जाएगी, दूर। ये अभियुक्त को अनुमान मिलना चाहिए। अगर ये सही बातें, सभी बातें एक साथ अप्लाई हो और अभियुक्त न्यायालय में ये प्रूफ कर दे कि सेक्शन 24 की सभी बातें हमारे कन्फेशन में मिलती हैं, एक बात छूटनी नहीं चाहिए। इस आवश्यक तत्व का मतलब ये हुआ कि सभी बातें क्या हो, मिलती हो, तो ये जो कन्फेशन है वह अभियुक्त के विरुद्ध विसंगत होगा, यानी कि साक्ष्य में प्रयोग नहीं किया जाएगा। लेकिन सभी बातें किसको साबित करने पड़ेगा, यानी कि अभियुक्त बताए कि ये बातें हैं, अतः इसे न माना जाए। अब लास्ट में आपका गुरु चेला तमाम उदाहरण बनते हैं। आपका मायूस न हो, ये भाई बीच बीच में उदाहरण भी बताया जाए, सामाजिक भी। तो आपका गुरु और चेले का उदाहरण आपका अफगानिस्तान भी है। पाकिस्तान का चेला हक्कानी था और हक्कानी को क्या बना दिया गया, आपका गृह मंत्री अफगानिस्तान का। और वहाँ का पीएम कहिए तो पीएम यूएनओ द्वारा, पढ़ भी रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जिस व्यक्ति को इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित कर दिया गया है वह अब पीएम बन गया। अब सोचिए कि क्या हालात होंगे। पीएम बना है अफगानिस्तान का, अब सोच सकते हैं कि क्या हालात होंगे। यानी कि जितने टेररिस्ट है या तो मंत्री बन गए या क्या बन गए, आपका पीएम या डिप्टी पीएम। उदाहरण आपका गुरु का देखा जा रहा है। आपका जो देखिए, जब भी उदाहरण बताया जाए तो दिमाग स्थिर करके कोई ना कोई सेक्शन उसमें जोड़ लेना चाहिए। और आपका कॉन्ट्रैक्ट की धारा, आपका 16 से क्वेश्चन पिछली बार बिहार प्री में बना था कि गुरु चेले का रिलेशन किस में आएगा, प्रपीड़न में, यानी कि कोर्सन में, कि अनड्यू इन्फ्लुएंस यानी कि असम्यक असर, कि कपट यानी कि फ्रॉड, की मिथ्या व्यपदेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन, किस में आएगा, असम्यक असर। यानी कि गुरु ने चेले की इच्छा को दबाया और 5,000 का घोड़ा 5 रुपया में ले लिया, लेकिन ये गुरु घटाल निकले। लेकिन एक अच्छा गुरु भी होता है, और अच्छे गुरु का उदाहरण आपका 1 मिनट दे दिया जाए तब ब्रेक किया जाए। अच्छे का उदाहरण आपका यही जो प्रतिष्ठानपुर है, यानी कि झूसी को, जो गंगा के पार झूसी है, इसको प्रतिष्ठानपुर कहते थे पहले, प्रतिष्ठानपुर। यहाँ एक राजा हुआ करता था, मूर्ख राजा। और आपका कहावत भी कही जाती है कि अंधेर नगरी चौपट राजा और टके शेर भाजी टके शेर खाजा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अंधेर नगरी थी, राजा भी चौपट था, और जो सभी सामान, चाहे सोना हो, चांदी हो, आलू हो, प्याज हो, टमाटर हो, सभी सामान एक भाव मिलते थे। यानी कि आपका 4 रुपया के किलो, तो सब 4 रुपया के किलो। तब तक हुआ क्या कि एक दिन एक दीवार गिर गई और 2 बकरियां मर गई। तो जिसका बकरी जिसकी मरी वह मुकदमा किया। आपका जिसका मकान था, मकान वाले को बुलाया गया। मकान वाला कहा कि हजूर ये दीवार मिस्त्री बनाया था, उसी ने सीमेंट बालू कम मिलाया होगा, तो बुलाओ मिस्त्री को। मिस्त्री आया, मिस्त्री से पूछा गया, नहीं बता पाया। तो हुआ कि आपका मिस्त्री को फांसी दे दी जाए। तो एक चेला था, गुरु थे, उनके 2 चेले थे। एक चेला मैंने कुछ समय पहले उस राज्य में गया था और देखा कि पेटू था। पेटू मतलब भोजन वाला, कि कहीं भी भोजन करते रहिए, चाहे कोचिंग हो या बाहर हो, उससे मतलब नहीं है। यानी कि भाई कोचिंग हो बाहर हो, कुछ न कुछ क्या करते रहिए,
खाते पीते रहे, तभी तो कहा जाएगा कि खाते पीते घर का लड़का है। वही नहीं तो आपका तो ऐसी दशा में चेला वहीं रुक गया और चेला खूब खाया, मोटा हो गया था। तो जब फंदा बनाया गया आपका, माने ये क्या उसको, फांसी का फंदा, तो जब दीवार मिस्त्री के यानी कि राज मिस्त्री के गले में डाला गया तो राज मिस्त्री दुबला पतला था और फंदा बड़ा निकला। तो राजा ने आदेश दिया कि भाई बकरी मरी है तो किसी को तो फांसी देनी ही पड़ेगी, तो खोजो ऐसा मोटा ताजा आदमी जो जिसके गले में फंदा बैठ जाए। तो आपका खोजा गया तो चेला मिल गया और चेले को फांसी पर अब लटकाया जाने लगा। तब चेले को गुरु याद आए और गुरु आ गए, चेले के कान में बुदबुदाए। गुरु चेला लड़ाई करने लगे कि हम फांसी पर चढ़ेंगे तो हम चढ़ेंगे। राजा मूर्ख था, सोचा क्या बात है भाई, फांसी पर चढ़ने के लिए क्यों ये बेचैन हो गए। तो पूछा गया गुरु से, तो गुरु कहे कि इस मुहूर्त में जो फांसी पर चढ़ जाएगा उसकी आत्मा सीधे स्वर्ग में जाएगा। बस 2 मिनट का मुहूर्त है, इसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। तो राजा कहा कि मैं स्वर्ग में चला जाऊं, लाओ फांसी राजा को चढ़ाओ। तो जल्दी जल्दी राजा को फांसी पर चढ़ा दिया गया और जनता अत्याचारी और मूर्ख राजा से क्या हुआ, मुक्त हुआ और चेले की भी जान क्या हो गई, बच गई। तो भाई अभी आपका 10 मिनट बाद चलेगा भाई पुलिस एक्ट, भाई आपका 10-12 मिनट बाद। ये कल और बताया जाएगा, 1-2 केस हैं, इसको 24